हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। जीएस एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग डेराइव्ड यूनिट्स के कुछ एग्जाम्पल देखे थे। हम लोग समझते हैं कि डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के ही डेराइव्ड यूनिट्स निकलते हैं, ठीक है, यानी कि व्युत्पन्न राशियों के ही मात्रक निकलते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखे थे। हम लोग शुरू किए थे नंबर 1 से डिस्टेंस यानी कि दूरी से, और एंड किए थे हम लोग पावर पर यानी कि शक्ति, ठीक है। तो आई होप कि आप शक्ति तक समझ गए होंगे। जो स्टूडेंट शक्ति तक के यूनिट्स नहीं देखे हैं, पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, वो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को आप देखिए। इन दोनों में कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है कि वो अगर नहीं पढ़े तो ये नहीं बन पाएगा, ठीक है। ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, आज वाला लेक्चर भी ज़रूरी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के हमारे डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट्स। 11 नंबर से हम शुरू करते हैं। दाब, इंग्लिश में इसे प्रेशर कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है बल यानी कि फोर्स अपॉन क्षेत्रफल मीन्स एरिया, ओके। हमें चाहिए दाब का एसआई मात्रक। दाब का एसआई मात्रक होता है 1 पास्कल, ठीक है। पी कैपिटल होगा, हमेशा ध्यान रखेंगे पी कैपिटल होना चाहिए। 1 पास्कल, पी को हम पास्कल पढ़ते हैं क्योंकि दाब के नियमों को पास्कल नामक वैज्ञानिक ने ही दिया था, इसलिए हम लोग उनके नाम को सम्मान देने के लिए दाब का एसआई मात्रक पास्कल रखा, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 पास्कल बराबर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने, 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन प्रति मीटर, 1 न्यूटन और 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम आपको ये नहीं कहेंगे कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आप याद रखें, नहीं, आपको निकालने के लिए सीखना है। देखिए 1 पास्कल जैसे ही आप देखें, आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये दाब का एसआई मात्रक है, ठीक है। फिर दिमाग में आना चाहिए आपका कि दाब का फॉर्मूला क्या होता है। तो दाब का फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, 1 न्यूटन, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। आप लोग पहले भी देखे होंगे कि जब भी किसी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को जब सॉल्व करते होंगे मेंसुरेशन में, तो वहां पर एरिया जब निकालते होंगे तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा कुछ देते होंगे, ठीक है। ऐसा ही मात्रक में बात कर रहे हैं, इसलिए मीटर स्क्वायर लेंगे, ठीक है। अगर कहीं आयतन दिखे तो आयतन के लिए आप यूज कर सकते हैं मीटर क्यूब, ओके। आयतन के लिए मीटर क्यूब और क्षेत्रफल के लिए आप मीटर स्क्वायर, ओके। तो ये किससे मैचिंग हो रहा है, ये ऑप्शन डी के साथ। इसे आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर को जब ऊपर ले जाते हैं तो इस तरह से बन जाता है, लेकिन पढ़ने का तरीका हमारा नहीं बदलेगा, यानी कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर। 12 नंबर में हम बात करेंगे बल आघूर्ण का। बल आघूर्ण जिसे हम टॉर्क कहते हैं, ये तो बहुत बार आपको 12th के क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, ठीक है। बल आघूर्ण ये बहुत आपको मिलेगा, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट देख लीजिए, उसमें बल आघूर्ण तो आपको जगह जगह पर देखने को मिलेगा। बल आघूर्ण वहां पर जो देखने को मिलेगा उसमें इंपॉर्टेंट ये होगा कि आपको बल आघूर्ण का एक तो परिभाषा याद होना चाहिए, फॉर्मूला, ठीक है, और दूसरा इसका एसआई मात्रक, और तीसरा इसका विमा। 12th के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आपको ध्यान होने चाहिए। बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल मीन्स फोर्स इनटू दूरी यानी कि डिस्टेंस, ओके। अभी हम यहाँ पर परिभाषा आपको नहीं बताने जा रहे हैं, फॉर्मूला आप देख लीजिए। बल आघूर्ण का होता है बल गुना दूरी, और ये दूरी जो होता है वो लंबवत दूरी होता है, ठीक है। आप अपने कॉपी में नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं लंबवत दूरी, ओके, लंबवत दूरी। बाकी क्या होता है जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो बताएंगे। बल आघूर्ण बराबर बल गुना दूरी होता है। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक इज इक्वल टू, चलिए इसका एसआई मात्रक हमें चाहिए, फॉर्मूला आपके सामने है।
बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो 1 न्यूटन, और दूरी का क्या होता है? मीटर। तो ये जो बल आघूर्ण का एसआई मात्रक बना वो बना 1 न्यूटन मीटर। क्या बना? 1 न्यूटन मीटर। आपसे इसका सीजीएस मात्रक नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि आप बल आघूर्ण का सीजीएस मात्रक बताएं, आज तक ऐसा हुआ नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछ ले तो समस्या क्या है, अगर आपसे सीजीएस पूछ ही ले, आगे हम कभी भी सीजीएस का जिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पर एक बार हम आपको लिखकर दिखा देते हैं सीजीएस मात्रक निकालेंगे कैसे। बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन, तो 1 डाइन, और दूरी का होता है सेंटीमीटर। तो अगर हमें सीजीएस के बारे में पूछेगा तो हम बोलेंगे कि बल आघूर्ण का सीजीएस मात्रक 1 डाइन सेंटीमीटर होता है। क्लियर हो गया? अगर आपको ऐसा ही पता है तो सीजीएस इजीली पता कर सकते हैं। न्यूटन ऐसा ही होता है, इसके जगह पर आप सीजीएस डाइन लिख दीजिए। मीटर होता है ऐसा है, इसका सीजीएस सेंटीमीटर। 13 नंबर, ऊष्मा। ऊष्मा का परिमाण, ठीक है। ऊष्मा का परिमाण मीन्स हीट। ओके, हीट का, अगर हीट का जानना है तो हीट का एसआई मात्रक आप डायरेक्टली याद रखिए, हीट का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होगा। ओके, जूल। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? देखिए, ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है। ओके, अब यहां पर अगर हम राशि को देखना चाहें तो राशि हमारा क्या है? ऊर्जा। और ऊर्जा का एसआई मात्रक आप क्या जानते हैं? जूल। ठीक है, इसलिए ऊष्मा का परिमाण जो है उसका एसआई मात्रक हुआ जूल, क्योंकि ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है, राशि तो ऊर्जा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे 1 जूल। ठीक है, इसी के साथ हम आपको नोट करके 2 पॉइंट लिखाते हैं कि कभी कभी आपसे गतिज ऊर्जा जिसका फॉर्मूला होता है 12 mv²। m का मतलब द्रव्यमान, v का मतलब वेग। ठीक है, तो 12 mv²। अगर आपसे बोले कि गतिज ऊर्जा का एसआई मात्रक बताइए, तो है तो ये ऊर्जा, वो अलग बात है गतिज ऊर्जा है, लेकिन है तो ये ऊर्जा, और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। तो हम इसका भी एसआई मात्रक यानी कि गतिज ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल बोलेंगे। इसी के साथ एक और होता है स्थितिज ऊर्जा, जिसका फॉर्मूला होता है mgh। ओके, mdh मसाले, है ना, यही ना होता है? कौन सा मसाला आता है? mdh, पता नहीं मुझे, लेकिन एक आ गया, ट्यूनिंग बन गया, इसलिए बोल दिए। देखिए mgh। अब यहां पर बोले कि स्थितिज ऊर्जा है, इसका एसआई मात्रक अगर बोले तो आपके दिमाग में बात आ जाना चाहिए कि राशि तो क्या है? हमारा ऊर्जा है, और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, तो इसका भी एसआई मात्रक जूल ही होगा। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट और हमको बोलने का मन कर रहा है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन ये बहुत बार देखा गया है कि ये पूछा जाता है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ये दोनों किस ऊर्जा का मतलब कि प्रकार है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार हैं। यांत्रिक ऊर्जा। ओके, यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इतना आपको जानकारी जरूरी था, इसलिए हम यहाँ पर लिख दिया आपका कि गतिज ऊर्जा 12 mv²। इसको पढ़ने का तरीका इन शॉर्ट आप जल्दी में ध्यान रखिएगा, 12 mv² पढ़ेंगे इसको, एसआई मात्रक जूल। स्थितिज ऊर्जा mgh एंड एसआई मात्रक इज जूल। and the combination of kinetic energy and potential energy is known as mechanical energy। देखिए, इसे हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी इंग्लिश में, इसे पोटेंशियल एनर्जी, और यांत्रिक ऊर्जा को हम इंग्लिश में मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ओके, तो ये 13 नंबर का हुआ। ऊष्मा का परिमाण का एसआई मात्रक जूल, गतिज ऊर्जा का जूल, स्थितिज ऊर्जा का जूल, और यांत्रिक ऊर्जा का पूछे तब भी जूल। ऊर्जा है मतलब जूल। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल, ये भी आप याद रखिएगा। अगर राउंड फिगर में इसको बोलना चाहें तो लगभग में बोलेंगे 4.2 जूल। लगभग में अगर बोले तो 4.2 जूल, और एग्जैक्ट अगर बोले तो 4.186 जूल। ठीक है, ऊष्माधारिता। ओके, ऊष्माधारिता इंग्लिश में कहते हैं थर्मल कैपेसिटी।
थर्मल कैपेसिटी। आप इसका SI मात्रक डायरेक्टली याद रखिएगा, इसका होता है जूल प्रति केल्विन। ठीक है, जूल प्रति केल्विन। ऊष्माधारिता का SI मात्रक होता है जूल प्रति केल्विन। और यही अगर कहा जाए आपसे कि विशिष्ट ऊष्माधारिता यानी कि स्पेसिफिक थर्मल कैपेसिटी, तो इसका SI मात्रक जो होगा, SI मात्रक वो होगा आपका जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। ओके, देखिएगा, इसको समझिएगा कि विशिष्ट ऊष्माधारिता यानी कि स्पेसिफिक थर्मल कैपेसिटी का SI मात्रक होता है जूल प्रति केजी प्रति केल्विन, यानी कि जूल पर केजी पर केल्विन, जबकि ऊष्माधारिता का जूल पर केल्विन। यहां पर अलग से क्या जुड़ा, अलग से जुड़ा आपका पर केजी। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा में पर केजी होगा अलग से एक्स्ट्रा, जबकि ऊष्माधारिता में ओनली जूल पर केल्विन। विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट का SI मात्रक ये होता है जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, 17 नंबर में आवृत्ति, आवृत्ति यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई टाइम पीरियड, जिसे हिंदी में कहते हैं आवर्तकाल, आवर्तकाल टाइम पीरियड। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला इसका। आवृत्ति का फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है कि आवृत्ति का फॉर्मूला होता है 1 बाई आवर्तकाल मीन्स टाइम पीरियड। ओके, ये आवर्तकाल से शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आवर्तकाल का इंग्लिश होता है टाइम पीरियड। अब यहां पर अगर हम आपको बोले कि राशि पता करो, राशि कौन सा है, तो राशि आपको यहां से पता चलेगा कि टाइम है। हाँ, वो अलग बात है कि समय अंतराल जरूर है, लेकिन अंतराल से मतलब नहीं, हमें राशि से मतलब होता है, और राशि हमारा यहाँ है टाइम। और जब भी हम आपको SI मात्रक बोलेंगे तो टाइम का SI मात्रक आप बोलिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आवृत्ति का SI मात्रक, आवृत्ति का SI मात्रक होता है हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज। देखिए H बड़ी होगा, Z छोटी होगा, पढ़ते हैं इसे हर्ट्ज। ठीक है, इस तरह इंपॉर्टेंट है ये आवृत्ति का SI मात्रक। फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है कि आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है, आप बोलेंगे 1 हर्ट्ज होता है। एक क्वेश्चन और यहां से बनता है कि 1 हर्ट्ज किसके बराबर होता है। ऑप्शन में रहता है ऑप्शन ए 1 सेकेंड के, बी 1 प्रति सेकेंड के, सी 1 बाई सेकेंड स्क्वायर एंड डी नन ऑफ दीज। तो यहां आप देखिए, अब यहां बारी है कि जैसे ही हर्ट्ज आप देखें, आपके दिमाग में आना चाहिए कि हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी का SI मात्रक होता है, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 बटा आवर्तकाल। तो 1 बटा आवर्तकाल, आवर्तकाल मीन्स टाइम पीरियड, एंड टाइम पीरियड मीन्स टाइम का SI मात्रक होता है सेकेंड। तो हम इसे कह सकते हैं 1 हर्ट्ज बराबर 1 बट्टा सेकेंड, और 1 बट्टा सेकेंड, सेकेंड को जब ऊपर ले जाए तो इसे हम प्रति सेकेंड पढ़ सकते हैं, मीन्स पर सेकेंड बोल सकते हैं। So that's why the correct option is option B। ठीक है, क्योंकि जब सेकेंड जब ऊपर गया तो प्रति सेकेंड तो बनेगा ही, तो हम बोलेंगे कि 1 हर्ट्ज बराबर 1 प्रति सेकेंड होगा, 1 हर्ट्ज बराबर 1 प्रति सेकेंड। 18 नंबर में प्रतिबल, जिसे हम इंग्लिश में स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, प्रतिबल। देखो यहां से अब जो बोलेंगे, यहां से आगे जो चलेगा ना वो प्योर मैकेनिक्स चलेगा। प्योर मैकेनिक्स मतलब ये जितने भी होंगे सभी के सभी मैकेनिक्स के क्वेश्चन होंगे।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे चलकर टेक्निकल डिग्री या टेक्निकल कोई कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको ये डेफिनेटली देखने को मिलेगा, प्रतिबल, विकृति, है ना, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अब बिल्कुल ध्यान से आप देखते जाइएगा, जो जो बोलेंगे, जितना बोलेंगे उतना भी आपको सीखना है। बाकी जो रेस्ट बचेगा वो आगे हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तब हम बताएंगे आपको। देखिए, प्रतिबल का पहले फॉर्मूला होता है बल बट्टा क्षेत्रफल, बल बट्टा क्षेत्रफल यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। आपको लगेगा कि ये तो सर ये तो दाब का है, दाब का भी फॉर्मूला यही था, बल बट्टा क्षेत्रफल, लेकिन हम ये कहेंगे कि हाँ फॉर्मूला सेम जैसा लग रहा है, लेकिन हम यहाँ पर दाब नहीं बोलेंगे, एक दूसरा टर्म यूज कर रहे हैं, वो है स्ट्रेस, यानी कि प्रतिबल। होता क्या है एक बार हम चित्र के माध्यम से आपको बता देते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा पदार्थ है, इस तरह का कोई पदार्थ है, ठीक है। अब यहां पर आप इधर की तरफ बल लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए यही हम अगर मार्कर की बात करें, इस मार्कर की, तो ये मार्कर का ये वाला जो आगे दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट, इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। तो ये क्रॉस सेक्शन जो है, यहां पर अगर कुछ आप कुछ लगाकर और उसको खींचे आगे की तरफ, तो खींचेंगे तो हम तो बल लगा रहे हैं, तो ये हो गया बल आपका। और लगा किस पर रहे मेनली, तो ये वाले क्षेत्रफल पर लगा रहा है, इस वाले क्षेत्रफल पर लगा रहा है, तो ये क्षेत्रफल हमें लेना है। तो बल और ये क्षेत्रफल, बल बट्टा क्षेत्रफल। तो यहां पर इस सतह पर लग रहा है आपका, तो यहां पर का एरिया लेना है, एरिया ए, इसे हम क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं इंग्लिश में, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और हिंदी में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये हो गया प्रतिबल का फॉर्मूला, और क्या होता है वो हम आपको बता दिए। अब हम फोकस करते हैं एसआई मात्रक पर। प्रतिबल का एसआई मात्रक, प्रतिबल का एसआई मात्रक वो होता है आपका, बल का एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं प्रति मीटर स्क्वायर, है ना, क्योंकि नीचे है ये, तो मीटर स्क्वायर ऐसे लिखे। इसी को हम दर्शा सकते हैं 1 न्यूटन मीटर, और इसको जब ऊपर ले जाकर लिखें तो ऐसे भी दर्शा सकते हैं हम। इसे भी पढ़ेंगे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर इंग्लिश में, प्रति हिंदी में बोला जाता है। तो कभी हम प्रति बोले या पर बोले, आप सेम चीज समझिएगा, ओके। तो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसे भी हम 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही पढ़ेंगे। सीजीएस नहीं पूछेगा आपसे कहीं भी, तो प्रतिबल का एसआई मात्रक 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हुआ। प्रतिबल के बाद आता है हमारा विकृति, 19 नंबर में विकृति, जिसे हम लोग इंग्लिश में स्ट्रेन कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बट्टा प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई, ठीक है। उधर में अब इसके आगे लिखेंगे तो शायद आपको इंग्लिश दिखेगा नहीं, हम इंग्लिश बोल रहे हैं, आप सिर्फ सुनिएगा। लंबाई में परिवर्तन मीन्स चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, और प्रारंभिक लंबाई का मतलब इनिशियल लेंथ, पहले कितना लेंथ था। इसको अगर हम चित्र के माध्यम से समझाएं तो देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई वस्तु था पहले, ठीक है, ये पहले इसका लंबाई है L। अब यहां पर आप बल लगाते हैं, इधर की तरफ बल लगाते हैं, इधर भी बल लगाइएगा आप, दोनों तरफ बल लगेगा तभी तनेगा ये, दोनों तरफ बल लगाते हैं, और बल लगाने के कारण इसके लंबाई में बदलाव आ जाता है, खिंच जाता है ये, तो थोड़ा सा ये लंबा हो गया, थोड़ा सा ये मान लीजिए कि लंबा हो गया। ठीक है, ये कितना लंबाई में बदलाव आया, हम मान लेते हैं डेल L।
एक छोटा सा लंबाई में परिवर्तन आ गया डेल एल, छोटे से लंबाई को हम डेल से दर्शाते हैं, तो डेल एल का मतलब समझेंगे कि लंबाई में छोटा परिवर्तन आया डेल एल, और पहला लंबाई क्या था एल। तो यहां पर जो विकृति है, विकृति, इसको अगर हम इस फॉर्मूला के माध्यम से, संकेत के माध्यम से दर्शाना चाहें तो लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ डेल एल, और प्रारंभिक लंबाई कितना था एल, बस ऐसे। तो प्रारंभिक लंबाई और ये लंबाई में कितना परिवर्तन आया उसे कहते हैं हम विकृति। ठीक है, अब आते हैं विकृति के एसआई मात्रक पर। विकृति का एसआई मात्रक, ये हम आपको देखिए बीच बीच में हम सिर्फ फील कराने के लिए हम ये बोल देते हैं, लेकिन यहां पर हमारा मेन फोकस है एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक। ठीक है, जहां सीजीएस मात्रक का जरूरत नहीं है वहां पर सीजीएस मात्रक का नाम नहीं ले रहे हैं हम, एसआई मात्रक का सिर्फ नाम ले रहे हैं। ठीक है, तो विकृति का एसआई मात्रक अगर जानना चाहें हम तो देखिएगा ध्यान से, ऊपर में क्या है लंबाई में परिवर्तन मीन्स चेंज इन लेंथ, राशि क्या है आपका लेंथ है, क्योंकि परिवर्तन कोई राशि नहीं होता, राशि है लंबाई, तो लंबाई का क्या होता है, लंबाई का होता है मीटर। ओके, और नीचे में क्या है प्रारंभिक लंबाई, यहाँ नीचे में भी देखिएगा तो राशि क्या है, तो राशि तो लंबाई का लंबाई है, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है मीटर, यानी कि लंबाई में परिवर्तन का भी मीटर हो गया और प्रारंभिक लंबाई का भी मीटर ही हुआ। तो आपको लगेगा कि मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और कट के कुछ भी नहीं बचेगा, मीन्स हम बोलेंगे विकृति का कोई ऐसा मात्रक नहीं है, यानी कि ये मात्रकहीन है। इस प्रकार विकृति मात्रकहीन है, यानी कि इसमें कोई मात्रक होता ही नहीं है। आगे ध्यान रखेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगा, जब हम आपसे पूछेंगे कि बताइए कि विकृति का क्या होगा, तो आप बोलिएगा वहां विकृति का कोई मात्रक होता नहीं। क्लियर है ये? क्यों? क्योंकि मीटर से मीटर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। 20 में पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव मीन्स सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हम नीचे लिख रहे हैं, बल बटा लंबाई मीन्स फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। अब हमें जानना है कि पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज इक्वल टू, बल का क्या होता है न्यूटन, और लंबाई का क्या होता है मीटर होता है, लेकिन ये बट्टा में है तो इसको नीचे लिखना पड़ेगा हमें। तो हमारा हो गया पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होगा 1 न्यूटन प्रति मीटर। आप खुद डिसाइड करिए क्या इन सब का एसआई मात्रक जरूरी है कि याद रखें, या हमें जरूरी है यहाँ पर कि इसका फॉर्मूला याद रखें, एसआई मात्रक तो निकल जाएगा। एक छोटा सा वीडियो और बनाएंगे इस पर हम डेराइव्ड यूनिट्स पर, है ना, और वो छोटा सा वीडियो किस पर बेस्ड होगा वो हम बताते हैं आपको। यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, जिसे हम यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा होगा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तीसरा होगा दृढ़ प्रत्यास्थता गुणांक जिसे हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और चौथा होगा हमारा पॉइस का नियम जिसे हम पॉइजन्स रेशियो कहते हैं। इन चारों पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये चारों जो है वो मैकेनिक्स का कहते हैं ना कि सोल है, आत्मा है। ठीक है, तो हम इन चारों को अलग से हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के बीच, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए क्योंकि मेरे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।